परम श्रद्धेय प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, विश्व संवाद केंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विशन किशोर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यालय श्रीमान वीरेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वतजन, विश्व संवाद केंद्र के सभी न्यासीगण, आत्मीय बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, तीर्थ रूप काशी इस विशेष स्मारिका के विमोचन के अवसर पर, वैसे तो पूर्व वक्ताओं ने काशी की महिमा का संपूर्ण वर्णन किया है, क्योंकि वो उसका अधिकार रखते हैं, उनका अध्ययन है। वो विशेष रूप से उसको अनुभव कर रहे हैं। मेरा ना तो उसका उतना अध्ययन है, ना उतनी जानकारी है, इसलिए मैं काशी के महत्व का वर्णन करने की धृष्टता नहीं करूंगा। और वैसे भी पूर्व वक्ताओं ने पर्याप्त उसकी जानकारी दी है, और कार्यक्रम का जो मुझे समय बताया था उसके अनुसार अगर घड़ी की सुइयों को देखेंगे तो वो वक्त भी थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बारे में मुझे अधिक बोलने की आवश्यकता है। लेकिन अब नागेंद्र जी के इतने विशेष स्नेह भरे इस आग्रह के कारण से आए हैं, और आपकी भी अपेक्षा है कि कुछ तो मुझे बोलना चाहिए, तो यह संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन थोड़ा इस विषय से हट करके रखूंगा। विश्व संवाद केंद्र की जो स्थापना हुई, तो स्वाभाविक है कि मीडिया में कुछ विशेष भूमिका को स्थापित करने के लिए हुई, इसीलिए विश्व संवाद केंद्र की ये संकल्पना, और अपने इसी उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, तो उस सारे आंदोलन की और पूरे राम जन्मभूमि के इतिहास की जानकारी देने के लिए अयोध्या में एक विश्व संवाद केंद्र के नाम से एक केंद्र स्थापित हुआ, ताकि मीडिया को सही जानकारी ये समाज के सामने और आए। लेकिन बाद में इसकी जब और समीक्षा की गई तो ध्यान में आया कि उसका बहुत उपयोग है, इसलिए फिर लखनऊ में पहला विश्व संवाद केंद्र ये स्थापित हुआ। उस समय हमारे स्वर्गीय अधीश जी और उनकी सारी परिकल्पना से, उनके प्रयत्न से, उनकी मेहनत से, और विश्व संवाद केंद्र लखनऊ में प्रारंभ हुआ। उसके बाद हर राज्य की राजधानी और अभी जो संघ के प्रांत हैं, सभी प्रांत केंद्रों में विश्व संवाद केंद्र की स्थापना हुई। मुख्य रूप से जो उसकी भूमिका है, तो जो मीडिया की भूमिका है कि एक समाज को जागृत करना, और समाज में एक सकारात्मक समाचारों की प्रस्तुति करना, जिसके कारण से समाज को प्रेरणा मिले, कुछ करने की दिशा मिले। यही कार्य विश्व संवाद केंद्र देश भर के अंदर कर रहा है। कि जो तीर्थ रूप काशी के रूप में हमने एक स्मारिका निकाली, तो ऐसे अलग अलग विषयों पर, उसकी विशेषताओं पर फोकस करते हुए, ताकि समाज में उसके प्रति और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। और यही काम तीर्थ रूप काशी जो स्मारिका है
मुझे लगता है कि काशी के बारे में अधिक जानकारी लेने की जिज्ञासा, अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा इस पत्रिका के माध्यम से, इस विशेषांक के माध्यम से पाठकों को निश्चित रूप से मिलेगी। दूसरी बात है कि आज मीडिया का स्वरूप बदल रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन उस बदलते हुए स्वरूप में भी हमें लग सकता है कि प्रिंट मीडिया का आज महत्व कम हुआ है। डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या जो हम सभी उपयोग करते हैं सोशल मीडिया, इसकी भूमिका अधिक बड़ी है। उसके बावजूद भी भारत में हम जो अभी अनुभव कर रहे हैं प्रचार विभाग के नाते, तो ये जो सारी पत्र पत्रिकाएं हैं, इसका महत्व अभी कुछ वर्षों तक कम होने वाला नहीं है। इसलिए इसकी उपयोगिता कम है ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज भी हार्ड कॉपी पढ़ने का, प्रत्यक्ष पढ़ने का बहुत बड़ा वर्ग समाज के अंदर है। पुराने लोगों में से नहीं तो आज की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को भी हम देखते हैं। वो चाहे ट्रेन से यात्रा करने वाला हो, चाहे हवाई जहाज से यात्रा करने वाला, बहुत सारे युवाओं के हाथ में आज की पुस्तकें पढ़ने के लिए रहती हैं। सभी लोग डिजिटल में नहीं पढ़ते। इसका महत्व अभी रहने वाला है, इसलिए ऐसे जो विषय हैं उनका अध्ययन और उसका प्रकाशन ये समय समय पर होते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें काशी का महात्म्य बताते हुए पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि काशी ये ज्ञान की भूमि है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में समरसता की भी भूमि है। इस अंक के माध्यम से भी आप देखेंगे कि भारत में जन्मे सभी मत पंथों के स्थान यहाँ पर है। यहाँ सनातन के भी स्थान है, यहाँ हिंदू परंपरा में जितने भी मत पंथ हैं उनके भी स्थान है, यहाँ बौद्ध भी है, यहाँ जैन भी है, यहाँ सिखों के भी केंद्र है। और ये जो तीर्थ क्षेत्र है, किसी भी मंदिर में, किसी मठ में जाने पर किसी के साथ भेदभाव होता है, यानी संपूर्ण समाज इसमें बिना किसी भेदभाव के प्रवेश कर सकता है, जिसकी आज समाज को अधिक आवश्यकता है। यानी भेद भाव मुक्त समरस समाज के निर्माण की जो आज आवश्यकता है, उसका संदेश ये काशी के सभी तीर्थ स्थान जो है वो देते हैं। निश्चित रूप से इस पत्रिका के माध्यम से ये समरसता का संदेश ये संपूर्ण भारत के अंदर जाएगा। जब तीर्थ स्थानों की बात आती है, आदरणीय नागेंद्र जी ने भी उस विषय को थोड़ा सा इंगित किया। तीर्थ स्थान क्या है और तीर्थाटन क्या है, उसका एक धार्मिक महत्व हम सबके जीवन के अंदर है। लेकिन आज हम देखते हैं तो तीर्थाटन ये पर्यटन की ओर बढ़ रहा है। हम पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं, भले तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, भले ही हम धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं। तो आज इसकी आवश्यकता अधिक है कि हमारे जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो धार्मिक स्थान है, हमारे जो मंदिर है, उनकी स्वच्छता, उनकी पवित्रता, उनका जो आध्यात्मिकता है वो आज के युग के अंदर बनी रहनी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम देखते हैं, मैं तो हिमाचल प्रदेश से आता हूं तो वहां भी अनेक तीर्थ स्थान हैं, अनेक शक्तिपीठ है, वहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष और वहां की यात्रा करने के लिए, वहां देवियों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ उसमें तीर्थ स्थान भी वहां पर हैं, अच्छे मंदिर भी हैं, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से भी जिनका एक सौंदर्य है जिन स्थानों का, ऐसे भी स्थान हिमाचल प्रदेश में। ऐसे स्थानों पर जाकर के जो उच्छृंखलता हम देखते हैं, भले हम किसी भी स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन उसकी पवित्रता, उसकी आध्यात्मिकता ये बनाकर रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। ये तीर्थाटन ही रहे,
भले हम उसमें मनोरंजन कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी पवित्रता, उसकी स्वच्छता, उसकी आध्यात्मिकता, उसका धार्मिक महत्व, इसको बना करके रख सकते हैं। तो ये भी संदेश आज युवा पीढ़ी को देने की आवश्यकता मुझे लगती है। आज ये जो भारत की संस्कृति है, भारत का जो जीवन दर्शन है, जो हमारी आध्यात्मिकता है और भारत की जो जीवन शैली है, उसके कारण से दुनिया ये भारत की ओर आकर्षित हो रही है। ये हम सब देख रहे हैं। वो चाहे हमारा योग हो, चाहे हमारी परिवार व्यवस्था हो, चाहे हमारी जीवन शैली हो, चाहे संस्कृति हो, लेकिन जो दुनिया भारत से अपेक्षा कर रही है, तो भारत का समाज उसके लिए तैयार है क्या? इसका उत्तर खोजने की आवश्यकता है। मैं कोई समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज को तैयार करने का दायित्व इस भूमिका के लिए ये भी हम सबका है। अभी हमने भारत का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया, तो उसमें से हम सबके ध्यान में आया होगा कि जो हम 75 वर्षों में भारत की उस स्वाधीनता के आंदोलन की जो बातें हैं, वो संपूर्ण रूप से नहीं देख पाए थे, नहीं जान पाए थे, लेकिन इस पिछले 1 वर्ष में उसका प्रयास हुआ, तो हम सबके ध्यान में आया होगा कि भारत का ये जो स्वाधीनता का आंदोलन था, वो कितना व्यापक था और वो किस आधार पर लड़ा गया। केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं, उसके पूर्व भी जब से विदेशियों के आक्रमण भारतवर्ष में हुए, तभी से भारत का समाज अपने स्व के लिए वो लड़ता रहा, निरंतर संघर्ष रहा। केवल राजा महाराजा लड़े उसके लिए नहीं, वो केवल अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए लड़े, ऐसा भी नहीं है। जब उस सारे आंदोलन का हम विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो ध्यान में आता है कि वो स्वराज के लिए तो लड़े, लेकिन उसके साथ साथ में अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए, स्वदेशी के लिए, अपनी स्वभाषा के लिए, अपने स्वबोध के लिए भी लड़े। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, अभी आधे से ज़्यादा मैंने पढ़ा है, उसको बीच में प्रवास में पढ़ता रहता हूँ। पुस्तक क्या है, किनके बारे में है, तो हम जो ये जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग देखते हैं, जिसको हम घुमंतू समाज कहते हैं, उनके ऊपर, घुमंतू समाज के ऊपर काम करने वाले ऐसे गिरीश प्रभु ने, उन्होंने मराठी में एक पुस्तक लिखी है, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है। तो उनके अलग अलग जनजाति जो घुमंतू जाति हैं, उनका विशेषता क्या है, उसका वर्णन पढ़ रहा था। छोटी छोटी कहानी के रूप में उन्होंने अपने अनुभवों को उसके अंदर लिखा है। उसको पढ़ते पढ़ते ध्यान में आया कि जिसको हम आज भील जाति कहते हैं, जिसको हम बंजारे कहते हैं, तो ये अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए केवल अंग्रेजों से लड़े, ऐसा नहीं, तो मुगलों के साथ भी उन्होंने कैसे संघर्ष किया, लेकिन उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जंगलों में दूर भाग करके जीवन को स्वीकार किया, लेकिन उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उनके धर्म को भी स्वीकार नहीं किया। आज भी उस स्थिति के अंदर वो हैं। यानी सामान्य समाज, जिसके पास सत्ता नहीं, जिसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन वो एकजुट होकर के और संपूर्ण समाज उसके लिए लड़ा। तो यह जो स्वाधीनता का संग्राम था, स्वाधीनता का आंदोलन था, ये स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज के लिए था। और संपूर्ण समाज ने अपने जो संत हुए, जो महापुरुष हुए, उनके नेतृत्व में इस स्व के संघर्ष को जारी रखा, इसलिए हम संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सके।
और 10, 20, 50 साल नहीं, हजारों वर्षों तक उस स्व को जीवित रखा, तभी हमारा समाज ये विजित हुआ। ये जो 1 वर्ष का कालखंड हमने अमृत काल के रूप में अभी मनाया है, उसको और पुनः स्मरण करके और जो बातें अभी छूट गई है उनको सामने लाने की आवश्यकता है। अब इसके बाद हमारा ये जो स्वाधीनता का अमृत काल ये प्रारंभ हो रहा है। ये जो वर्ष है अमृत काल का जो प्रारंभ हो रहा है, और भारतीय काल गणना के अनुसार जो अभी विक्रमी संवत 2080 प्रारंभ हुआ, तो ये एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में हमारे सामने है। वो कैसे है? तो इसी विक्रमी संवत के वर्ष में ही जो हिंदू समाज ने 500 वर्षों की संघर्ष के बाद जो विजय प्राप्त की, जिस अपने आराध्य भगवान राम के लिए उसने लड़ाई लड़ी, वो भगवान राम अपने मूल स्थान पर विराजित होने वाले हैं। यहां से अपना ये अमृत काल शुरू हो रहा है। दूसरी ओर एक बात अगर हम देखेंगे तो हिंदू समाज के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, उस गुलामी की मानसिकता से समाज को बाहर लाने के लिए जिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों पर विजय प्राप्त की और एक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उस स्थापना का भी ये 350वां वर्ष है। वो समाज को प्रेरणा देने वाला उनका एक इतिहास जो है वो भी समाज के सामने आना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो है जिन्होंने अपने स्वधर्म के लिए, अपनी स्वभाषा के लिए और अपने स्वबोध के लिए संघर्ष किया, ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनका भी जन्म जयंती का ये 200वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो उनका भी आंदोलन हम देखेंगे तो उन्होंने भी इस भारत के स्व को जागृत करने के लिए ही आंदोलन किया। इसलिए उन्होंने जो उस समय नारा दिया, जो जय घोष दिया, लौटे वेदों की ओर, यानी अपनी जड़ों से भारतीय समाज को जोड़ने का उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। और दूसरा, अपने स्वधर्म की रक्षा करने के लिए जिन्होंने मतांतरण कर लिया किसी भी कारण से, तो उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस कर लाने के लिए और शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया। और समाज में अनेक प्रकार की जो बुराइयां, जो कमियां आ गई थी, उनको दूर करने के लिए भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेक प्रयास किए और उनकी प्रेरणा लेकर के और बहुत बड़ी संख्या में समाज जो है वो इस स्वतंत्रता के आंदोलन में आगे बढ़ा। ऐसे अनेक प्रसंग इस वर्ष से के अंदर हैं, उनको स्मरण करते हुए हम इस स्वाधीनता के अमृत काल में, यानी आने वाले 25 वर्ष में भारत को कहां पहुंचाना है, भारत का स्थान दुनिया के अंदर क्या होगा। जब हम पिछले 75 वर्षों की यात्रा का ध्यान करते हैं तो हम सबको ध्यान में आएगा कि भारत ने इन 75 वर्षों के अंदर जीवन के अनेक क्षेत्रों के अंदर अपने को दुनिया के अंदर स्थापित किया है। भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए सबने, यानी संपूर्ण समाज ने उसमें आगे कदम बढ़ाए। आज हम स्वावलंबी हैं, रक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबन बढ़ रहा है हमारा। अन्न के क्षेत्र में हम देखेंगे तो अन्न के क्षेत्र में हमने संपूर्ण स्वावलंबिता ये प्राप्त की है। ऐसे ही विकास के क्षेत्र में हम देखते हैं, आज सड़क सुविधाएं हो, चाहे रेल की सुविधा हो, भले हवाई सुविधाएं हो, आज भारतवर्ष के अंदर छोटे छोटे स्थान पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर हवाई अड्डे हैं। 120 से अधिक हवाई अड्डे आज पूरे देश भर के अंदर संचालित हो रहे हैं। अभी परसों ही
हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर ये संख्या 200 को पार कर जाएगी। आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो आज हर राज्य के राजधानी तक रेलवे की सुविधा पहुंच रही है। जिस पूर्वोत्तर में जाने की हम कल्पना नहीं कर सकते, वहाँ सुविधाएं नहीं थी उस प्रकार की, आज वहाँ पर की विकास की धारा बह रही है। आज हम देखते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र के अंदर इन 75 वर्षों के अंदर हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की। आज हम अपने ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है, ऐसा नहीं है तो हम दुनिया के बाकी देशों के सैटेलाइट्स को लेकर के भी अंतरिक्ष में जा सकते हैं। ये भारत के वैज्ञानिकों ने इन 75 वर्षों के अंदर उपलब्धि हासिल की है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो ऐसे अनेक उपलब्धियां, खेलों के क्षेत्र में हमारे जो खिलाड़ी हैं तो दुनिया में भारत का नाम कमा रहे हैं। तो ऐसे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो 75 वर्षों की उपलब्धियां हैं, इसके आधार पर हम आने वाले 25 वर्ष और हमारे लिए, सबके लिए, यानी एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के नाते हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने कहा कि ये जो भारत की ओर सबकी निगाहें हैं, तो आज जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के आधार पर और विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण के लिए जो अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन जो मैंने पहले बात कही कि अपना समाज तैयार है क्या, उस समाज को इसके लिए तैयार करना ये हम सबका दायित्व है। इसमें हमारा व्यक्तिगत तौर पर भी और एक समाज के तौर पर भी और दायित्व, ये सबका दायित्व है। ये जो इतने वर्षों में हमारी एक मानसिकता बनी कि हर काम सरकार करेगी, हर काम राज्य करेगा, हर काम ये प्रशासन का काम है, ये हमारा दायित्व नहीं है। इस मानसिकता से समाज को बाहर आना पड़ेगा। हमारा समाज कभी भी राज्य पर आधारित नहीं था। समाज आधारित व्यवस्था ही हमारे समाज में रही है। थोड़ा अंग्रेजों के आने के कुछ वर्षों के बाद तक का अध्ययन करेंगे, उससे पहले सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी हमारी, लेकिन अंग्रेजों ने इन व्यवस्थाओं को बदला। लेकिन अब तो हम स्वाधीन हैं, अपना शासन है, अपना तंत्र है, तो उसको फिर से हम समाज आधारित बनाने की तरफ और समाज को उस प्रकार से तैयार करने के लिए हम अपने आचरण, अपने व्यवहार को बदलें, तभी ये समाज आधारित व्यवस्थाएं ये खड़ी हो सकती हैं। और ये रचनाएं जो खड़ी होंगी तो स्व आधारित जीवन के आधार पर ही खड़ी हो सकती है। जो हमने भारतीय स्वाधीनता के लिए काम किया, उस स्व को जीवित रखा, आज भी उस स्व की उतनी ही आवश्यकता है। क्योंकि अगर स्व का बोध जागृत नहीं हुआ तो हम कभी कभी, हमारे ध्यान में आता है कि व्यक्ति का विरोध करते करते, पार्टियों का विरोध करते करते हम भारत का ही विरोध करने लगते हैं, और कब उस दिशा में बढ़ जाते हैं इसका ज्ञान ही नहीं रहता, उसका भान ही नहीं रहता। अनेक बातों में मतभेद हो सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भारत का मान सम्मान बढ़ाकर रखना ये सबकी जिम्मेदारी है। उस विरोध को किन स्वरों में, किन शब्दों के अंदर प्रस्तुत करना, ये विचार करना ही पड़ेगा। उसका विचार नहीं करेंगे तो हम भारत के उस स्थान को ही और उस गरिमा को ही ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए उस स्व का बोध होगा तो फिर ये सारी बातें नहीं होंगी। आज समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में काल सुसंगत रचनाएं विकसित करने के लिए संपूर्ण शक्ति हम सबकी, यानी व्यक्तिगत तौर पर भी और समाज के तौर पर भी, उसमें लगनी चाहिए। भारत विश्व में समर्थ, वैभवशाली, विश्व कल्याणकारी राष्ट्र के स्थान के रूप में स्थान प्राप्त करे, ये हम सबका सपना है। लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए हमारा श्रम, हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि, ये सब उस दिशा में लगे, और केवल अपनी नहीं तो समाज की भी तैयारी उस दृष्टि से
हम सब लोगों के प्रयत्न से होगी, ऐसा निवेदन करते हुए उस शब्दों मैं आपके सामने रखा है। इतना निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने इस समय पर मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।